जो छूट गया उसका क्या मलाल करें, जो हासिल है चल उसी से सवाल करें। मिल ही जाएगा जीने का कोई नया बहाना, आ जरा इत्मीनान से किसी नए मौके का इंतज़ार करें। ज्ञानवापी का मसला वाराणसी कोर्ट में है, श्री कृष्ण जन्मभूमि का विवाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में है और बदायूं की जामा मस्जिद का विवाद भी हिंदू पक्ष कोर्ट में ले जा चुका है। ऐसे में 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई अहम हो चुकी है। हिंदू पक्ष ने एक्ट को चुनौती देते हुए कई याचिकाएं दायर की हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब भी मांगा है। अब इस मामले में AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब ने प्रधानमंत्री मोदी से हस्तक्षेप की दखल देने की मांग की है। ओवैसी ने PM मोदी को खत लिखकर कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को संसद ने बनाया था। इसमें कहा गया था कि जो पूजा स्थल जैसा है 1947 में वो वैसा ही रहे, उसमें कोई बदलाव ना किया जाए। इसलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि ओवैसी ने खत में और क्या क्या लिखा है। ये ओवैसी साहब ने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी को। धर्म की लड़ाई की वर्शिप जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसकी सुनवाई को लेकर उन्होंने अपील की है प्रधानमंत्री से। वर्शिप एक्ट की सुनवाई को लेकर उन्होंने अपील की कि प्रधानमंत्री इस मामले में दखल दें कि जिस तरह से चल रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर तमाम तरीके की बातें हो रही हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का बचाव प्रधानमंत्री करें। उनको लग रहा है कि ये कोर्ट में जिस तरह से लड़ाई चल रही है तो उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री इसको बचाव करें क्योंकि संसद ने इसको पास किया है। ये एक्ट भारत की विविधता को बनाए रखने वाला है। महत्वपूर्ण बात उन्होंने की है कि ये एक्ट भारत की विविधता को बनाए रखने वाला एक्ट है और इस कानून की रक्षा करना कार्यपालिका का कर्तव्य है। हालांकि न्यायपालिका में ये मसला चल रहा है। उन्होंने कहा कि कानून की रक्षा करना कार्यपालिका का कर्तव्य है। जिस वर्शिप एक्ट को लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, वो एक्ट पिछले काफ़ी समय से चर्चाओं में, 1.5 से ज़्यादा समय से सुप्रीम कोर्ट में है, जहां कई याचिकाओं पर इसे खत्म करने की और याचिका को कायम रखने की दायर की गई हैं। सरकार से भी सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। आखिर क्या है वर्शिप एक्ट, जिसको लेकर आजकल हाल के दिनों में जो बदलाव हो रहे हैं, चर्चा हो रही है, उसके बारे में समझ लेते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वर्तमान हाल ये है कि 12 मार्च 2021 को वकील जो है सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं अश्वनी उपाध्याय साहब, उन्होंने याचिका दाखिल की है। शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस पर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने और सरकार से कहा है कि इस मसले पर अपना राय रखें, अपने जवाब दें। 2022 में भी 6 दूसरी याचिकाएं इसको लेकर दाखिल की गई है। अश्वनी उपाध्याय साहब ने तो पहली लिखी है, लेकिन उसके बाद 6 और याचिकाएं दाखिल की गई हैं सुप्रीम कोर्ट में। उसमें ज्ञानवापी, मथुरा, ताजमहल, कुतुब मीनार, इन सब को लेकर विवाद हो रहा है और उसकी याचिकाएं भी वहाँ पर अलग अलग कोर्ट्स में भी चल रही हैं। सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट में हुई सभी याचिकाओं पर सुनवाई हुई है और उसके आगे सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है कि सरकार को जवाब देना चाहिए। 12 अक्टूबर को फिर मामले पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठी थी, उसमें भी इस मसले को लेकर सुनवाई हुई। सॉलिसिटर जनरल जो भारत सरकार के हैं तुषार मेहता, उन्होंने 2 हफ्ते का समय मांगा है केंद्र सरकार की तरफ से जवाब देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने अब इसके लिए 31 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने का समय सरकार को दिया है। यानी 31 अक्टूबर तक सरकार को जवाब देना है कि उसकी क्या राय है या वो क्या करना चाहती है इस पर। और 14 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होनी है। यानी पहले 31 अक्टूबर तक सरकार जवाब दे दे, उसके बाद 14 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी सरकार के जवाब को लेकर। आखिर ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है क्या, जिसको लेकर ओवैसी ने सरकार को पत्र लिखा, इसको भी एक बार समझ लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो नरसिम्हा राव सरकार के वक्त में संसद ने पास किया था, इसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि 15 अगस्त 1947 को जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो थे, हमारे जो स्थल थे, उपासना स्थल थे, उनका स्वरूप नहीं बदलेगा। इसमें डेट थी 15 अगस्त 1947 यानी आज़ादी के दिन। उपासना स्थल जिस धार्मिक रूप में होगा उसी में रहेगा। उसके सेक्शन 3 में कहा गया है कि धार्मिक स्थल को उसी रूप में संरक्षित किया जाएगा। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 3 की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। इसमें धार्मिक स्थल के वर्तमान स्वरूप में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। इसी मसले को लेकर जो है ओवैसी ने भी
चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसमें बदलाव ना हो, कोई नया मुकदमा या कानूनी कार्यवाही भी शुरू नहीं की जाएगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। हालांकि इस समय अदालतों में बहुत सारे मामले प्लेसेस ऑफ वर्शिप को लेकर चल रहे हैं, उपासना स्थल को लेकर चल रहे हैं। उपासना स्थल में अगर कोई बदलाव हुआ तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 4(2) इस बात का जिक्र करता है कि यदि कोई ऐसी कार्रवाई हुई तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। इसमें सेक्शन 5 में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद इस पर नहीं लागू होता, ये उस वक्त कहा गया था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में। हालांकि उस समय वो चल रहा था, लेकिन अदालत में वो मामला बड़े तौर पर चल रहा था। सेक्शन 6 में अगर कोई सेक्शन 3 का उल्लंघन करता है तो 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। सेक्शन 3 क्या कहता है कि उपासना स्थल में कोई बदलाव नहीं हो, यदि बदलाव करता है तो उस पर 3 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। इससे पहले जब ज्ञान वापी पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था तब असदुद्दीन ओवैसी ने वर्शिप एक्ट को लेकर क्या कहा था वो आपको सुनाते हैं। इससे देश में अब बहुत सी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। हर कोई जाकर ये कहेगा कि नहीं नहीं, 15 अगस्त 1947 से पहले से हम यहाँ पर थे, तो फिर 1991 का जो प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट है वो तो उसका मकसद ही फेल हो जाता है। क्योंकि 91 का एक्ट इसलिए बनाया गया था ताकि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। मगर आज के ऑर्डर के बाद ऐसा लगता है कि फिर अब ये लिटिगेशन शुरू हो जाएगा इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर, और हम दोबारा 80 और 90 के दहे में वापस जा रहे हैं। फिर इससे अगर खुदा ना खास्ता अगर हम 80 और 90 के दहे में वापस चले जाएंगे तो ये हर जगह पर एक डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट पैदा हो जाएगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला फिलहाल कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है। 14 नवंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होनी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर ओवैसी साहब की चिंता जायज़ है? क्या चिट्ठी सियासत के लिए बहाना है कि सियासत चमकानी है इसके लिए, या क्या फिर वर्शिप एक्ट को ख़त्म करने जा रही है केंद्र सरकार? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेहद खास मेहमान, पूर्व एडिशनल डायरेक्टर इग्नू डॉक्टर एम अब्दुल समद इब्राहिम साहब हमारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट शम्स ख्वाजा साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और पिटिशनर अश्वनी दुबे साहब हमारे साथ हैं, और सीनियर वकील हरिशंकर जैन साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हरिशंकर जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूँ। ओवैसी साहब को आपने सुना, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है और आप जो है अलग अलग मसलों पर कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सम्मान नहीं करते? जी, देखिए, सबसे पहले रिट पिटीशन नंबर 559 आप 2020 वर्शिप एक्ट को लेकर मैंने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जी, और इस एक्ट को तमाम मुद्दों पर चुनौती दी है जी, और मुख्य बिंदु ये है कि जो जनता का मूल अधिकार है जी, कोर्ट में न्याय पाने का, वो समाप्त कर दिया गया है जी। और ये भी बतला दूं, 1991 के बाद से सीरियस चैलेंज पहला रिट पिटीशन नंबर 559 विश्वभद्र पुजारी संघ ने किया जी। पुजारी लोगों का यह कहना है कि मंदिर में पूजा करने का हमारा अधिकार है जी, और जो मंदिर मुगल काल में जबरिया हिंदुओं से ले लिए गए हैं वो वापस होने चाहिए जी, और जनता का कोर्ट जाने का मूल अधिकार नहीं छीना जा सकता। ये आपने जो गलतियां हुई थी, जो अन्याय हुआ था, उसको वैलिड करने का काम किया है। ये एक्ट संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है
और सेकुलर प्रिंसिपल के खिलाफ है। जी जो ओवैसी जी कह रहे हैं बिल्कुल सरासर गलत है। ओवैसी जी केवल चाहते हैं कि हिंदुस्तान में मस्जिदें दिखें और जो गलतियां इन लोगों ने कर दी हैं वो संविधान के दायरे में भी रहकर न बैठी जाए। जी ये गलत है। ठीक है। और आप जनता के किसी भी अधिकार को, कोर्ट जाने के अधिकार को, जो मूल अधिकार है उसको समाप्त नहीं कर सकते। जी शम्स ख्वाजा साहब, बेसिक स्ट्रक्चर पर यह कुठाराघात है। ठीक है। और इसी आधार पर जी जी ठीक है। शम्स ख्वाजा साहब, आपसे समझना चाहता हूं, जो हरिशंकर जी ने कहा कि भाई ये बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर जो बात की गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में या अदालत में जाने का अधिकार एक मूल अधिकार की तरह से है, उसको नहीं रोका जा सकता। जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उसको रोकता है, पहली बात। दूसरी बात मैं समझना चाहता हूं कि ओवैसी साहब ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, तो जब मसला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, 31 अक्टूबर तक सरकार को जवाब देने के लिए कहा गया, 14 नवंबर को सुनवाई होनी है, तो इस बीच में प्रधानमंत्री जी के दखल की जरूरत क्या है? पहली चीज तो मैं अर्ज करूंगा जी कि कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे मेरे प्यारे दोस्त ने अभी कुछ बातें कही जी जो कि काफी इंटरेस्टिंग है जी कि अवाम का, जनता का, पब्लिक का बेसिक राइट टू अप्रोच द कोर्ट्स, जी और लीगल लैंग्वेज में रिकॉर्ड्स टू जुडिशियल रिव्यू, वो नहीं खत्म होना चाहिए। ये एक अहम कंसर्न है जी। लेकिन एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टूडेंट, एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर, मैं ये बात सामने रखना चाहूंगा भाई साहब की भी और बहनों और भाइयों की जी कि हिंदुस्तान की लेजिस्लेटिव राइटिंग में जब कहा जाता है नो कोर्ट शैल इंटरफियर इन दिस अंडर द प्रोविजन अंडर दिस एक्ट, यस, उसके माने होते हैं कोर्ट ऑफ लॉ, उसके माने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स नहीं हो जी। उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट या इवन हाई कोर्ट अपना बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन रिट का एक्सरसाइज करना चाहेंगे तो उनके लिए गुंजाइश रहती है। लेजिस्लेचर कुछ लिख दे, इसके माने ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को जो कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर्स दी है वो रुक जाएंगी या वो बन जाएंगी जी। वी मस्ट रिमेंबर कि ना तो लेजिस्लेचर सुप्रीम है जी, यानी चाहे वो स्टेट असेंबली हो या पार्लियामेंट हो, और ना ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस सुप्रीम है। सुप्रीम क्या है? सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन। जी जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को दी है वो चीज लेजिस्लेचर किसी भी शब्दावली से बाय एनी कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रेजियोलॉजी उसे बार नहीं कर सकती, उसे रोक नहीं सकती। तो ये आर्ग्यूमेंट के जुडिशियल रिव्यू और जनता का अदालत में, न्यायालय में जाने का अधिकार छिन जाएगा, ये आर्ग्यूमेंट मिसकंस्ट्रूड है। हाँ, आपका अधिकार डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहाँ जाने का रुक जाएगा, वो होना भी चाहिए अलग अलग सिचुएशन में। ठीक है। एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ये है, हमारे यहाँ जो कानून है अलग अलग तरह के प्रिवेंटिव डिटेंशन के, आजकल किस नाम से है? आजकल इस नाम से है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश जी। उसमें जनता को, अवाम को जो पीड़ित हो उन्हें अदालत में जाने का अधिकार नहीं है। 6 महीने तक वो अपील भी नहीं कर सकते, और अपील भी कहाँ होती? बोर्ड के पास होती, जो एग्जीक्यूटिव का बोर्ड होता। उसके बाद डिसीजनिंग के बाद आपको मौका मिलता है कि आप हाई कोर्ट जाएं। तो ऑलरेडी ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही हैं जो कि इस इशू से कहीं ज्यादा क्रिटिकल है। जैसे मेरे प्यारे दोस्त ने अभी कहा, ये मुझसे अग्री करेंगे कि खुदा भगवान असल में तो दिल में जी बसता है। किसी की पर्सनल लिबर्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनस्बत राइट टू गो टू मस्जिद या राइट टू गो टू मंदिर या कुछ और करने की। पर्सनल लिबर्टी तक के आपका राइट टू रिकोर्स टू जुडिशरी लिमिट किया गया है और लिमिट होता है जी, तो फिर इस तरह की चीजों पर अगर आश्चर्य की बात नहीं है जी। दूसरी बात देखिए, जो हमारे प्रिय ओवैसी साहब ने जी, और मैं प्रिय लफ्ज इस्तेमाल करता हूं तो मैं हर अपने सबके लिए करते हैं भाई बहन के। हाँ, मैंने सुब्रमण्यम स्वामी जी के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जी न्यूज के डिबेट में, वो शायद कोई और उनका चाहने वाला भी नहीं कर सकता जी।
तो जो ओवैसी साहब ने कहा है, मैं, देखिए वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जी लोकसभा के मेंबर हैं, उनका लीडर ऑफ द हाउस है, जी। उस लीडर ऑफ द हाउस का नाम है नरेंद्र मोदी जी उनका ये बेसिक इख्तियार है, राइट है कि वो अपने लीडर ऑफ द हाउस को जो चाहे चिट्ठी लिखे। हाँ हाँ तो आई कैन नॉट बी कमेंटिंग नेगेटिवली ऑन इट। Yes. लेकिन जो उनका मुद्दा है उसके बारे में मैं जरूर अर्ज करना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट पर अगर आपको यकीन न हो तो जरूरत है कि आप सरकार को कहें कि तुम ये पक्ष रखो या वो पक्ष रखो। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर आपको यकीन हो, देखिए गलतियां होती हैं, मसलन एक बड़ा बेहुदा जजमेंट आया जो कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का था, हमें इंटरनेशनल सर्कल में बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी। तो गलतियां होती हैं, और गलतियां पहले भी हुई हैं, तभी तो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आया। ठीक है, तभी तो इस पर आगे चर्चा करते हैं। ख्वाजा साहब, अश्वनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्वनी जी, दो तीन चीज़ें ख्वाजा साहब ने कहा बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात है कि रिव्यू की बात जिस तरह से कही, जुडिशियल रिव्यू जो हरिशंकर जी बात कर रहे हैं, फिर कोर्ट ऑफ लॉ की बात हुई, और तीसरी बात मैं इसमें जोड़ रहा हूँ कि इस दौरान जब कोर्ट ऑफ लॉ के साथ साथ जब सुप्रीम कोर्ट इस पे हियरिंग कर रहा हो, तब कार्यपालिका की या एग्जीक्यूटिव के दखल के लिए ओवैसी साहब प्रधानमंत्री को लिखे। इन तीनों में कोई कन्फ्लिक्ट आप देखते हैं? तो में कन्फ्लिक्ट सिर्फ इतना है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जी भारत के संविधान का जो मेन लॉ मेकिंग अथॉरिटी है, जिसमें अलग अलग राज्य के नियम बनाने के अधिकार, केंद्र के नियम बनाने के अधिकार अलग अलग दिए गए हैं, उसी तरह से जो पिलग्रिमेज है वो स्टेट का सब्जेक्ट है। जी एंट्री 7 लिस्ट 2 शेड्यूल 7 वो कहता है कि पिलग्रिमेज इज ए स्टेट सब्जेक्ट और सेंटर नाइदर कैन रिस्ट्रेन टू टेक ओवर द पोजीशन ऑफ देयर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड पिलग्रिमेज थ्रू द जुडिशियल प्रोसेस। दूसरा, राइट टू अप्रोच द कोर्ट इज अ फंडामेंटल राइट। जी देश का कोई ऐसा कानून नहीं बन सकता जो किसी को अदालत में जाने से रोके। जी तो ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 2, 3, 4 जिसका अभी आपने जिक्र किया, वो राइट टू जुडिशियल रिव्यू को ऑफेंड करता है। उसके अलावा भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 जी राइट टू प्रे प्रैक्टिस प्रोपोगेट की बात करता है। तो ये जो सेक्शन 2, 3, 4 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, वो प्रे प्रैक्टिस प्रोपोगेट रिलीजन को रेस्ट्रेन करता है। पांचवा, जो स्टेट की ड्यूटी है हिस्टोरिकल प्लेसेस को प्रोटेक्ट करने की, आर्टिकल 49, रिलीजियस कल्चरल हेरिटेज आर्टिकल 51A, उसका जो बेसिक ऑब्जेक्ट है उसको धारा 2, 3, 4 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऑफेंड करता है। उसके अलावा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में स्टेक होल्डर्स क्या हैं? स्टेक होल्डर्स स्टेट गवर्नमेंट, ना तो ऑब्जेक्ट में ना तो उसके बेसिक इंट्रोडक्शन में उस प्लेस में ये कहीं लिखा गया है कि इस पर कोई डिबेट हुई या स्टेक होल्डर्स। मैं क्यों स्टेक होल्डर्स कह रहा हूं? क्योंकि धर्म राज्य का मुद्दा है जी और अगर धर्म राज्य का मुद्दा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको लेजिस्लेट नहीं कर सकती कोई कानून बना के। जी ये संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत होगा। तो ठीक है। अगर इस पर कोई डिबेट नहीं हुई तो ये इसलिए भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन ये 30 साल में इसलिए- पार्लियामेंट में इस पर डिबेट नहीं हुई सर। बिल्कुल उस समय डिबेट नहीं हुई। 1992 में आप आर्टिकल 5 बनने का एक्ट है, जी। उस एक्ट को उठाएंगे, सेक्शन 1 से शुरू करके इस एक्ट वाज पास्ड इन दिस डेट और उसके बाद वो खत्म हो जाता है। उसके ठीक है। अलावा जी ये आर्टिकल 14 का वायलेशन होने के साथ साथ कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव कट ऑफ डेट आज तक किसी भी कानून में, भारत के कानून में नहीं, दुनिया के किसी भी कानून में रेट्रोस्पेक्टिवली किसी एक्ट की वैधानिकता नहीं होती है। इस केस में इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव एक डेट फिक्स कर दी। ठीक उसके है। अलावा जी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का कैरेक्टर चेंज करना और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का कैरेक्टर पता लगाना, दोनों में बहुत अंतर है। हाँ, वो अलग डिबेट है, वो अलग डिबेट है। डॉक्टर एम समद इब्राहिम साहब, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये रिलीजियस डिबेट है, क्या ये पॉलिटिकल डिबेट है,
या फिर लीगल डिबेट है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे बोलने की आमंत्रण किया। मैं इसको देखता हूँ एक लार्जर पैराडाइम में। जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिग्रेशन का हमारे यहाँ हो रहा है वो बहुत ही डेंजरस है। मतलब न सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल रिग्रेशन बल्कि हमारे यहाँ मतलब धार्मिक रिग्रेशन, रिलीजियस रिग्रेशन, एथिकल रिग्रेशन, ह्यूमनिज्म का रिग्रेशन और इतना ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ ह्यूमन एथॉस का हो रहा है। और इसके रिग्रेशन का ये एक अगली कड़ी है और इसके नतीजे में बड़े भयंकर नतीजे जो हमारे ऊपर इस वक्त जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को अगर हम समझें, जिसमें भारत फंसा हुआ है इस वक्त। एक तरफ से चीन अंदर आया चला जा रहा है, दूसरी तरफ हमको रूस के साथ और यूरोप के साथ किस तरह से बैलेंस मेंटेन करना पड़ा, उसकी वजह से एक सिचुएशन बिल्कुल बदल गई है। स्ट्रैटेजिकली हम दुनिया के अंदर आइसोलेट नहीं हो सकते इस वक्त। और ये सारे मुद्दे जो कि यहाँ के सिविल वॉर को तैयार करने के लिए ये लोग इतनी मेहनत कर करके ऐसे पॉइंट्स निकाल रहे हैं, अगर ये इतने ही पॉइंट्स इस देश की स्वास्थ्य सेवा में, इस देश के बनाने में, इसके नेशनल रिकंस्ट्रक्शन में, इसके कम्युनल हार्मनी को समझने में इतने ही पॉइंट्स, क्योंकि इनके हर पॉइंट का जवाब पूरा दिया जा सकता है कि किस तरह से उसको और जगह ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं माइनॉरिटीज को टेरराइज करने को, उनके राइट्स को छीनने को, उनकी हर चीज को सफोकेट करने को, उनको एक्सक्लूसिव मॉडल ऐसा पेश करना जिससे कि कोई दूसरा यहाँ जी ना सके। मतलब आप देखिए इसको पूरा ये एक नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। और वो देखिए ये इन लोगों का, मैं नहीं समझता कि प्राइम मिनिस्टर जो है अपना वर्डिक्ट इसके ऊपर फेंकना चाहेंगे, ना उनको जियोपॉलिटिकल कंडीशन इस वक्त वर्ल्ड की परमिट करेगी। उन्होंने खुद कहा है कि 10 साल का टाइम दीजिए हमें, उसके बाद ये सारे मुद्दे बड़े आराम से निकालें। अगर 10 साल तक ये इन मुद्दों के बजाय प्राइम मिनिस्टर का हाथ मजबूत करें कि वो कंट्री को इस वक्त इतनी बुरी कंडीशन में है और ग्लोबली इतनी वल्नरेबल पोजीशन के अंदर है कि उसकी वल्नरेबिलिटी को समझ के ये इस वक्त उसके साथ बजाय घर में आग लगाने के बाहर कुछ मदद का काम करते और इतनी तवज्जो जितनी बारीकी से चीज़ें निकाल के ला रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही इस किस्म की बारीकी से निकालना जिसको कहते हैं कि मतलब ट्रूथ कैन बी ट्विस्टेड बाय नेव्स टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स। ये बिल्कुल वही है, उसका बहुत अच्छा उदाहरण है। इन्होंने जितने पॉइंट गिनाए हैं वो सिर्फ ट्विस्टेड बाय नेव्स टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इस वक्त हम लोगों को, क्योंकि मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल रिग्रेशन, वो ये हो रहा है हमारे यहाँ लॉयर्स की जरूरत नहीं है, आजकल लायर्स की जरूरत है। जो लोग झूठ बोल सकते हो और झूठ को सच साबित कर सकते हो, उसकी जरूरत ज्यादा लग रही है मुझे। और वो लोग ज्यादा सक्षम होते जा रहे हैं। और यही ट्रेजेडी है इस वक्त की कि हमारे पास दुनिया हमारी जेब में है, हमारी तरफ देख रही है। और हम आजकल क्या कर रहे हैं, अभी नाइजीरियन बच्चों को गोयनका यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ते हुए पीटा गया, वो सब के सब चले गए। हॉस्पिटल्स के अंदर अगर कोई बीमार नमाज पढ़ रहा है तो उसके पेशेंट को पीटा जा रहा है। मतलब हमारे हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस सब फॉरेनर्स से खाली हो जाएंगे। अब नाइजीरिया एक अफ्रीका की बड़ी कंट्री है, आज हम अफ्रीका और नाइजीरिया से लड़ेंगे, कल को हम अरब वर्ल्ड से वैसे ही नुपुर शर्मा ने हमारा बहुत अच्छा कर दिया वहां। तो ये जो और मुद्दे उठाना चाह रहे हैं, ये सारे मुद्दे जो हैं हम पे दुनिया बंद कर देंगे और हम जो है अनारकली की तरह एक दीवार में चिने जाएंगे। जो इस वक्त इनका जो एक अपना एक इनका जो फैशिज्म है उसकी दीवार के अंदर ये भारत को अनारकली की तरह चिनना चाहते हैं। और उसके लिए ये कानून और अधर्म की बातें धर्म कह के बता रहे हैं। ठीक है सर, इस पर चर्चा जारी रखेंगे। समद साहब ने बड़े बारीकी से बहुत सारी गंभीर वार्निंग्स भी अपनी बातचीत में दी है, सिविल वॉर की भी और दीवार में चिने जाने की भी और दुनिया में भारत के अकेले पड़ने की भी। इस सब पर चर्चा करेंगे। हमारे विद्वान पैनल के सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे। ब्रेक पर जाने का वक्त है, ब्रेक पर जाएं इससे पहले बात आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ओवैसी की चिंता उस पर जायज़ है? आप अपनी राय हमें अपने ट्विटर हैंडल पर दे सकते हैं, हाँ या ना में। हमारा ट्विटर हैंडल है @newsindia247। इसका नतीजा हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। ब्रेक पर जाते हैं, तुरंत लौट कर आते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर लिखी असदुद्दीन ओवैसी साहब की चिट्ठी जो उन्होंने प्रधानमंत्री जी को लिखी। हमारा विद्वान पैनल हमारे साथ है, शम्स ख्वाजा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हरिशंकर जैन साहब, अश्विनी द्विवेदी और डॉक्टर समद इब्राहिम साहब हमारे साथ हैं।
जैन साहब, जो बात हो रही थी, मुझे ध्यान आया कि राम जन्मभूमि का जब फैसला आया, हालांकि ख्वाजा साहब उससे सहमत नहीं हैं, लेकिन जो भी फैसला आया उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र किया है, और उस एक्ट का मतलब भी यही था। और जब राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था तो बार बार ये बात की जा रही थी कि राम जन्मभूमि मिल जाए तो सारे विवाद खत्म हो जाएंगे और उसके बाद चर्चा नहीं होगी। लेकिन आज जब फिर से ये डिबेट शुरू होती है तो क्या ऐसा माना जाए कि आप कन्फ्लिक्ट को खत्म नहीं करना चाहते? देखिए, माननीय इब्राहिम साहब ने जो बात कही है जी वो बड़ी ही विचारणीय है और सोचनीय है। जी ये मुस्लिम हम लोग को डर दिखा रहे हैं, जी ये डर दिखा रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। जी क्या चाहते हैं? हिंदू जनता हमेशा से फील करे कि गुलाम है। जी गुलामी काल के जो दृश्य हम बराबर देखते रहे, हम नई प्रक्रिया में न जाएं। नहीं, लेकिन जैन साहब ये किसने बात कहा था हुई थी ना, कि राम अगर जन्मभूमि अयोध्या आंदोलन के मिल वक्त ये जाएगा बात चल तो रही बाकी थी। छोड़ देंगे। जी बिल्कुल रॉन्ग कंसेप्ट है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं काट रहा हूं जी। और मैं कहता हूं मैंने प्रण लिया है जी। कि जब तक जिंदा रहूंगा, हम हमारे साथी जितने मंदिर मुस्लिम ने 800 साल के शासन में तोड़ा था, बर्बाद किया था, उनको वापस लेने का अपने संवैधानिक अधिकार हम जारी रखेंगे। जी इस समय कहाँ थे जब सीए आंदोलन के लिए आप सड़कों पर बैठे थे? कहाँ थे जब आप किसान आंदोलन में उन लोगों को सपोर्ट कर रहे थे जो लोग सड़क घेरे हुए थे? हमने कोई सड़क नहीं घेरी है, हम सड़क पर नहीं आए। संवैधानिक अधिकार लेने से अगर युद्ध होता है और गृहयुद्ध होता है तो हिंदू उस गृहयुद्ध को झेलने के लिए तैयार है। जी ये कौन सी धमकी है कि उन कोर्ट में जाएंगे तो अब आप जो है सड़क में संघर्ष करेंगे? आप हमको दुनिया की बात बताएंगे कि भारत के बंटवारे की नौबत आ जाएगी। जी इस धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। जी इब्राहिम अगर साहब, बात करना हो जी। तो आइए इब्राहिम साहब, जी। कश्मीर पर बात कीजिए। जी। कश्मीर में जो मंदिर तोड़े गए 91 के बाद से उनको रेस्टोर करवाइए। ठीक है। हिम्मत है आपकी? जी। नहीं हिम्मत है आपकी। जी इब्राहिम साहब, दोहरा चर्चा नहीं चल सकता। जी अब वो समय गया जब हिंदू जनता चुप रहती थी और वो जो बात कही जा रही है, बार बार धमकी दी जा रही है। कोर्ट के अभी आया था, अरे ओवैसी साहब ने कहा था, जो बड़े प्यारे ओवैसी साहब हमारे वकील साहब भाई साहब के हैं, कि अगर ऐसा होगा तो सड़कों पर खून बहेगा। जी अरे ये धमकी, जी। कोर्ट में जाएंगे तो धमकी, बाहर है। निकले तो धमकी। ठीक है इब्राहिम अगर साहब। शादी नहीं करेंगे तो सर्दन से जुदा। जी। ये इस्लामिक टेररिज्म अब नहीं चल सकता है। जी, इसको ठीक सारे है। मुसलमान समझ ले। ठीक है जैन खत्म हो साहब, गया। इब्राहिम और जब तक हम लोग अब जागरूक हो चुके हैं, अब उसको सहने वाले नहीं है। जी इब्राहिम साहब। जी 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 जी। मैं बोल रहा हूँ। हाँ। मैंने कहा इसको ये हिंदू मुस्लिम जो बनाने की कोशिश की जा रही है, इसमें बड़ा अफसोस होता है मुझे, क्योंकि आप देखिए कि तमिल हिंदूज जो हैं वो, उन बेचारों का क्या कसूर है कि आखिर उनको श्रीलंका से वापस आने के लिए उनको उस एक्ट में शामिल नहीं किया गया। जी। और मतलब अगर आज तमिलनाडु के असेंबली ने कहा है कि हिंदी जो है वो उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि क्या कि हम पे नहीं थोपी जा सकती, जी। तो मतलब ये जो इसको हिंदू मुस्लिम बाइनरी में ये लोग देखना चाहते हैं, जो गड़बड़ पैदा करना चाहते हैं, इसके तो बहुत सारे पहलू जो कि देश को बचाने के लिए करना चाहिए, उसके ऊपर देश को जोड़ने की जरूरत है। जी। ये इस तरह के मुद्दे क्यों उखाड़ के ला रहे हैं? मतलब ये क्या चाहते हैं कि क्या कहें, क्या हो क्या ना हो, ये तो इनके जहन का उपज है कि ये होगा वो होगा, लेकिन ये कि क्या कहें जहां ये लेके जा रहे हैं, जो हमारे जो लोग पर्सपेक्टिव में देख के बता रहे हैं, पाकिस्तान जिस तरह से डूब चुका है इनके ऊपर चल के, ये रास्ते दिखाया रास्ते पे चल के, आज ये वहीं भारत को ले जाते हैं, क्योंकि जिस बात हो रही है। जी आपकी आवाज़ कट रही है। शम्स ख्वाजा साहब, आप सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, आपके वकालत पर बहुत लोग नाज करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि जुडिशियल प्रोसेस में क्या परेशानी है? जुडिशियल प्रोसेस में जाने का जो रिव्यू की बात भी आप कर रहे थे, उससे क्या नुकसान हो रहा है? क्या ये सिविल वार की बात? देखिए, मैं सिविल वॉर पे एक कमेंट करूंगा जी। जो कि मेरे प्यारे ऋषि जो बैठे हुए हैं वो भी उसको शायद समझ जाएं। जी। अब्राहम लिंकन ने अमेरिका में
जब गुलामों को आज़ाद करने का अध्यादेश पारित किया तो उसके खिलाफ एक पूरा सेक्शन खड़ा हुआ, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द नेशन, जी जिसने कहा हम गुलामों को आज़ाद नहीं होने देंगे। जी तो कॉन्स्टिट्यूशन के इक्वालिटी के राइट्स को, ह्यूमन राइट्स को एसर्ट करने के लिए सिविल वॉर करनी पड़ी। जी मैं एक मैच्योर ज्यूरिस्ट होने के नाते मैं उस दिन से डरता हूं, लेकिन हम हर कदम पे आगे बढ़ते जा रहे हैं उसकी ओर, जबकि हमको लड़ना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को सेव करने के लिए वर्सेस उन लोगों के जो कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ना चाह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, फला बात करते हैं, कोई नारा लगाता है सर तन से जुदा, कोई अकल से जुदा, जिस चीज से भी जुदा। एक बेवकूफ की बात, चाहे वो नुपुर हो, चाहे वो दूसरा वो शख्स हो जिसने ये नारा दिया हो, एक बेवकूफ की बात को पूरे समुदाय पर नहीं ओढ़ना चाहिए। ठीक है, न वो बात उसे ठीक है। अपने नेशनल डिबेट का हिस्सा बनाना चाहिए। लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट में आपके- जब मसला चल रहा हो तो प्रधानमंत्री से अपील, इसको आप ठीक मान रहे हैं? क्या इतना पेशेंस नहीं रखना चाहिए? मैं उसी में हाजिर होता हूँ, उसी पॉइंट पर। और बहुत रेलिवेंट इशू है जो आपने रेज किया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब बात चलती है कोई भी जो पब्लिक डोमेन को या गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करती है, तो गवर्नमेंट की तरफ से एक पक्ष रखा जाता, उस पक्ष को रखने वाला वकील जो होता है या अटॉर्नी जनरल होता या सॉलिसिटर जनरल होता, जी। जो कि गवर्नमेंट के इरादे और गवर्नमेंट के हुक्म के मुताबिक कोर्ट में पेश करता है और बयान देता है। जी। तो अगर पार्लियामेंट का एक मेंबर अपने लीडर ऑफ द हाउस से कहे कि आप गवर्नमेंट की तरफ से ये पक्ष ऐसे रखवाइए वैसे रखवाइए, तो मैं इसे कोई अनटूवर्ड बात नहीं समझता। ठीक है। लेकिन जरूरत की बात जो है वो बहुत क्लियर है, मैं इसकी जरूरत समझता ही नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हमें यकीन है, हमारे जो ब्रदर जूरिस्ट बैठे हैं जजेस की हैसियत से, वो एक सही फैसला विवेक से, प्रतिभा से, अपने डिस्क्रिशन को इस्तेमाल करते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन की मर्यादा रखते हुए, दे आर गोइंग टू डिसाइड जी whether the government puts it this way or that way. The government's utterance will not be the decision. वो तो जो सुप्रीम कोर्ट के ठीक है। जजेस सही समझेंगे वो डिसीजन होगा। जी। तो उसमें चाहे आप अपील करें चाहे मैं अपील करूं, कोई तो भी एक आदमी ने अपील कर लिया, अब अखबारबाजी उस पर शुरू हो गई, वो बयानबाजी हो रही है। ठीक है अश्विनी जी। And I don't think that the issue of judicial review at all is threatened. और मेरे एक काबिल दोस्त हैं, उन्होंने कुछ बातें यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की निस्बत से रखी। वो एज ए यंगर लॉयर मैं उन मुद्दों को अप्रिशिएट करूंगा, वो आर्ग्यूमेंट्स हैं बेंच के सामने, लेकिन जब आप उनकी तह पर जाएंगे तो वो वैसे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सिर्फ एक उदाहरण दूंगा। जी। ये सोचना कि प्लेसेस वर्शिप एक्ट जो है ये रेट्रोस्पेक्टिव जा रहा, जी नहीं, ये रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का नहीं है। एक कट ऑफ डेट डिसाइड कर रहा है जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, जब हिंदुस्तान की टेरिटरी, हिंदुस्तान की हुकूमत हिंदुस्तानियों के हाथ में दी गई, जी। उस डेट को वो कह रहा है कि वो डेट, और फिर ये कह रहा है एग्जेम्पशंस हैं कि अगर कोई कन्वर्ट हो गई है, कोई मस्जिद मंदिर बन चुकी है, तो अब उस पर दोबारा उसे रिवर्स न करिए, चाहे वो 47 के बाद बनी हो, जी। दोबारा मंदिर में उसको आपने बना दिया हो, या सही बनाया गलत बनाया, ठीक है। तो इसमें कोई रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन बिल्कुल नहीं है। जी। जो मेरा नजरिया है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो है वो जजेस डिसाइड करेंगे, और उसमें कोई ऐसी चीज अपफ्रंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। लेकिन जो मेरे काबिल दोस्त ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, ऑफेंड करती है, हाँ, ऑफेंड करना मतलब वो चैलेंज करती है, वो सवाल उठाती है, उन सवालों का बेंच जवाब देगी। जी। अश्विनी जी, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की बात ख्वाजा साहब ने की, जो आपने सवाल उठाया। दूसरी बात ये मैं कर रहा हूं कि क्या हमें एक सोशल सिस्टम पर या नीयत पर बात करनी चाहिए। नीयत की बात प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में मैं देखता हूं कि सरकार, तब की सरकार या संसद ने सोचा होगा कि इन विवादों को ख़त्म करने का तरीका है ये, पहली बात तो ये नीयत का भी प्रश्न है। दूसरी बात, 30 साल में जब से 91 से लेकर 2022 तक संसद में इस पर बहुत बड़ी बहस नहीं हुई, तो क्या आप समझते हैं कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, जिसमें तमाम तरह की सरकारें आ गई हैं, उन्होंने इस पर क्यों नहीं रिव्यू किया? दोनों बातें आपकी बड़ी वाजिब भी हैं और आज के परिदृश्य के मुताबिक आवश्यक है, पर चर्चा होनी चाहिए। जी। सबसे पहले मैं पिछले आपके जो ब्रेक पे जाने से पहले डिस्कशन हुआ राम जन्म
जन्मभूमि का जो जजमेंट आया जी उसकी एक्सेप्टेबिलिटी को लेकर अभी बड़ा प्रश्न खड़ा। हाँ, यूनानिमस जजमेंट 5 जजेस बेंच की, यूनानिमस जजमेंट, क्या उसको चैलेंज करने पर रूल ऑफ लॉ का वायलेशन नहीं होता? जी क्योंकि डिबेट का हिस्सा आपने मुझे रोक दिया था पिछली बार, जी। इसलिए मैं वही बात बोलूंगा जो मुद्दा है जी। और जिस पे आप मुझे रोकेंगे। दूसरा, लेकिन जब उस फैसले में राम जन्मभूमि का जो जिक्र, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र किया, उसको भी आप जिक्र करें। उसी पर जी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जब जिक्र हो रहा था तो उसमें यह था कि जो मेंटेन्ड होगा कैरेक्टर 15 अगस्त 1947 और उसके परिप्रेक्ष्य में विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन ऑफ द रिलीजियस कैरेक्टर जी कोई मुकदमा नहीं लगेगा। उसके बाद 2 मुकदमे इस एक्ट की वैधानिकता को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में, एक जैन साहब के, एक अश्विनी उपाध्याय, जी 2 मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हुए सुब्रमण्यम स्वामी, जी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस करके क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम कर दिया जी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा कि आप अपना जवाब दो। जी अब तीसरा, हरिशंकर जैन साहब भी उतने बड़ी ही माइनॉरिटी हैं जी जितनी बड़ी माइनॉरिटी के पक्षधार विजय त्रिवेदी जी हो रहे हैं। जी हरिशंकर जैन जी भी माइनॉरिटी में ही आते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन उनको वही राइट देता है। जी तो अगर हम स्पेसिफिकली कहें कि माइनॉरिटी का राइट जो है वायलेट होता है जी। तो वो थोड़ा तर्क संगत नहीं है, वो वहां विक्टिमहुड की बात है। चौथा, नहीं, मैंने माइनॉरिटी का सवाल नहीं उठाया, मैंने मैं कॉन्स्टिट्यूशनलिटी आपकी की बात बात नहीं कर रहा हूं, जी मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि मैं दूसरा नाम लूंगा तो जी, कुछ और बात ठीक, आने की। ठीक है। आप सबसे सरल टारगेट हैं। जी, सब ये स्वागत मानो। है आपका, स्वागत है। ये जो एक्ट है जी। ये वाइड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों? क्योंकि हम आपकी टिकट में जब बैठते हैं तो हम कुछ अच्छी बातें सीखते हैं, कुछ सिखाते भी हैं। जी और मैंने एक भी बात ऐसी नहीं बोली होगी जो संविधान सम्मत, तर्क सम्मत, कानून संगत नहीं हो। जी ठीक है। ये इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि पर्टिकुलर जो जैन्स हैं, बुद्धिस्ट हैं, सिख्स हैं, हिंदूज हैं, उनका प्रे प्रोफेस प्रैक्टिस प्रोपोगेट करने के राइट को वायलेट करता है। दूसरा, एक प्रश्न आपने पूछा कि क्या ओवैसी साहब को पत्र लिखना चाहिए? जरूर लिखना चाहिए, वो उनका संवैधानिक अधिकार है प्रधानमंत्री को पत्र लिखने का। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक देश का नागरिक होने के नाते जितना अधिकार विजय त्रिवेदी साहब का है, जितना अधिकार हरिशंकर जैन साहब का है, जितना ख्वाजा साहब का है, इब्राहिम साहब का है, उतना ही उनका दुबे अधिकार साहब, है। मेरा सवाल ये नहीं था कि उनको अधिकार है, मैं कह रहा था कि अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो थोड़े से दिन इंतजार किया जा सकता है। ये देखिए, मेरी राय, मेरा मानना ये था। टू कीप द पॉट बॉइलिंग, Yes. हर पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी में अपने अधिकार को अपने पॉलिटिकल सिस्टम के हिसाब से इस्तेमाल करने के लिए तय। बिल्किस बानो का केस भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जी। लेकिन डिबेट आपके यहाँ चल रही है ना। जी डिबेट तो चल रही है, सुप्रीम कोर्ट कंसीडर कर रहा है कि सही हुआ गलत हुआ। दूसरा, हम चल मुद्दे से नहीं जी। भटकते, आप कभी भी रोक सकते हैं मुझे। दूसरा, जी भारत के संविधान का अनुच्छेद कहता है कि राइट जो हिंदूज का, जैन्स का, बुद्धिस्ट का, सिख्स का है, मैनेज, मेंटेन, एडमिनिस्टर करने का प्लेसेस ऑफ वर्शिप और पिलग्रिमेज का, जी। यही राइट सबका है। जी। लेकिन मैं इस एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, उसको वायलेट करता है। तीसरा, जैन, बुद्धिस्ट, सिख्स, हिंदूज का जो ओइंग, अक्वायरिंग रिलीजियस प्रॉपर्टीज बिलोंगिंग टू डेटी मिस अप्रोप्रिएटेड बाय अदर कम्युनिटी, उसको वायलेट करता है। जी टेकन अवे राइट ऑफ जुडिशियल रेमेडी ऑफ हिंदू, जैन, बुद्ध, सिख्स टू टेक बैक देयर प्लेसेस ऑफ वर्शिप और पिलग्रिमेज। और एक सबसे बड़ी बात, आखिरी बात, जी संविधान अगर कुछ गलत हुआ है तो उस रेमेडी को सही, उस रॉन्ग को राइट करने का पूरा अधिकार रहता है। ठीक है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में यह मुकदमा पेंडिंग है। ठीक मैं है। कोई धर्म की बात नहीं किया, सिर्फ संविधान की ठीक बात बात। किया। बड़े काबिल लोग बैठे हैं, उन सबको आदर के साथ, कि किसी को ऑफेंड करते हुए बात नहीं कह रहा हूं। जी बिल्कुल ठीक बात है। जैन साहब, मैं ख्वाजा साहब के पास और इब्राहिम साहब के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले क्योंकि अश्विनी जी ने एक बहुत खूबसूरत सा शब्द इस्तेमाल किया, टू कीप पॉट बॉइलिंग। क्या ये सबसे इंपॉर्टेंट इशू है? जी, आप मुझसे फरमा रहे हैं? जैन साहब से मैं समझ रहा हूं। नहीं, जैन साहब, ऐसा नहीं प्लीज। है। ये जो प्लेसेज हिंदुओं के पूर्व काल में लिए गए हैं, जी गुलामी काल में लिए गए हैं, नष्ट भ्रष्ट किए गए हैं, उनको हमें वापस लेना है। इससे कोई बॉयल करते रहने की बात या पॉलिटिक्स नहीं है। जी इसको
पॉलिटिकल एंगल से मत देखिए। जी ये प्योर हिंदुओं का धार्मिक मामला है, और वो धार्मिक जो अनुच्छेद 25 से हिंदुओं को मिला है। जी हम कोई मस्जिद तो ही मांग रहे हैं, जी हम तो उन स्थानों को मान रहे हैं जो मंदिर थी। अगर हम कहें कि हिंदुस्तान में मुसलमान मस्जिद नहीं बना सकते हैं, जी तो ये की दूसरी बात होगी। जी ये नहीं कहा किसी ने, ये किसी ने नहीं कहा। जी ठीक है, हमारा व्यक्तिगत विचार हो सकता है, जी पर कोर्ट में किसी ने कहा। ठीक है। हमने तो केवल ये कहा है कि जो हिंदू धर्म स्थान थे वो हमको वापस मिलने चाहिए। इसमें धमकी, इसमें दुनिया की बातें सब कहाँ जा रही हैं? जी और देखिए थी, और बता दूं, जो संसद कानून बनाती है जनता का प्रतिनिधित्व करती है। जी अगर जनता चाहती है कि कानून ना रहे तो कानून नहीं रहेगा। ठीक है, बिल्कुल, उसमें कोई अगर परेशानी 2000 मान लीजिए, अगर लेकिन प्रेजेंट सरकारों की हालत इतनी में हिम्मत तो हो जैन साहब, आप इतना इसी बोलते वजह हैं। से जी एक्ट वापस नहीं होता। जी तो मैं बता तो रहा हूँ, जी 2024 में जी जो इलेक्शन होगा, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक मुद्दा होगा, जी एक मुद्दा होगा। ठीक है। और जो सरकार चुनी जाएगी उसको आकर वक्फ एक्ट, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट और माइनॉरिटीज एक्ट तीनों समाप्त करना पड़ेगा। ठीक है। साथ साथ अनुच्छेद 30 में संशोधन करना पड़ेगा। जी यह जनता की ताकत है। ठीक है। ठीक है, शम्स ख्वाजा अपनी साहब, ताकत के हिसाब से लेंगे। वक्त कम है, और लेकिन आप ये जी भी संविधान कहता है, डेमोक्रेसी है। जी शम्स ख्वाजा साहब, जो जनता चाहेगी वो करना पड़ेगा संसद को, ये तो अलग मुद्दा है। हालांकि जैन साहब ने इसको 2024 के बाद तक ले गए हैं, मैं अभी 2024 से पहले की बात कर रहा हूं। आप कैसे देख रहे हैं इसको? तो जैन साहब का जो वो है एक जुमला, उस पर मैं जवाब दे दूं, जो कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बात नहीं है कि जितनी मस्जिदें मंदिर बनाई गई वो वापस लेंगे। ये कौन तय करेगा कितनी मस्जिदें मंदिर बनाई गई? लेकिन अगर कोई वापस ले भी, मेरा परसेप्शन ये है, मजरूह सुल्तानपुरी के अल्फाज में, जाओ तुम अपने बाम की खातिर सारी लवें शम्मों की कतर, जितनी मस्जिदें सबको कहो ये मंदिर थी, उन्हें तोड़ो कहो, जख्म के मेहरो माह सलामत, जश्न चरागा तुमसे ज्यादा। जो हिंदू, जो मुसलमान, जो दूसरे धर्मों के लोग, जो खुदा में, परमात्मा में विश्वास रखते हैं, उनके दिल की आस्था मुसलमानों के साथ जब उनकी मस्जिदें लोगे जुड़ी रहेगी और जुड़ेगी। और ये बात मैं नहीं समझता, एक हद तक हमको लड़ना चाहिए। अगर हमारा भाई उतारू हो हिंसा पर, तो हमको खुदा के नाम पे, भगवान के नाम पे हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। ये मेरा अपना मानना है जी। और एक अजीब सी बात जो मेरे यंगर कोलीग ने कही, वो एक हमारे उसका लीगल सिस्टम में क्रॉप इन कर गई है, वो डेटीज। ये डेटीज की प्रॉपर्टी और डेटीज का फला होना, ये कंप्लीटली लीगल फिक्शन है जी, जो कि मैं समझता हूँ ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक ज्यूरिस्टिक पॉइंट है। And this is a complete artifact which needs to be purged this is from a the Indian different legal level system, of but that's a debate. different debate. different debate sir. That's a different जी जी इब्राहिम, तो ये है। और मेरा लास्टली मेरा ये मानना है, चाहे वो नकाब हो, चाहे वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो, जो लोग सड़क पर इधर से या उधर से या उधर से इधर से कर रहे हैं, वो सारा मुद्दा सिर्फ मुसलमान समुदाय को भारत में प्रवोक करके एक हिंसा की तरफ बढ़कर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं जिससे भारत की आम प्रणाली को क्षति पहुंचे। ठीक है। भारत के मजबूत होने का, विश्व गुरु होने का टाइम बना है, बजाय उसको स्ट्रेंथन करने के। जैसे डॉक्टर इब्राहिम ने कहा, प्राइम मिनिस्टर का हाथ मजबूत करें, 10 साल तक इन बातों पे वो डॉक्टर इब्राहिम और एनर्जी कम वक्त करने पर सर, डॉक्टर इब्राहिम, प्रधानमंत्री का हाथ मजबूत करें, एक तरफ ये बात हो और दूसरी तरफ सिविल वॉर की बात हो, ये दोनों बातों में कंट्राडिक्शन नहीं है? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसको क्लियर करता हूं। और मैं एक बात तो ये कहूंगा कि क्या कहें, जैसे अभी बिल्किस बानो केस में आया कि वो सेंटर का और होम मिनिस्ट्री का जो उसके ऊपर उनके कॉन्विक्ट्स को छुड़वाने में हाथ है, इस वजह से ये ज़रूरी है कि प्राइम मिनिस्टर से अपील की जाए और उनको कहा जाए कि सेंटर इसके अंदर एक प्रॉपर स्टैंड ले, जिससे कि कंट्री के अंदर
जो है माहौल ना बिगड़े। और दूसरी बात यह है कि क्या कहें, जहाँ तक इसका सवाल है तो हम मतलब कोई भी जो कहना चाहे कि यहाँ 80,000 मस्जिदें गिरानी हैं, 2 लाख गिरानी है, वो ज़रूर बढ़ें आगे और गिराएं उनको। वो अगर उसमें समझते हैं कि उससे कंट्री मजबूत होती है और उससे यहाँ पीस एंड हार्मनी स्टैब्लिश होती है, तो मतलब मैं कौन होता हूँ उनको रोकने वाला, या मेरे पास तो कोई ताकत है नहीं रोकने वाली। मैं तो रोकना जो चाह रहा हूँ, मैं इन्हीं को नहीं रोक पा रहा कि अपनी 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 जो साधु हैं वो असाधु ना बने, जो योगी हैं अयोगी ना बने। और देखिए, मैं तो फिर ये अपील करूंगा कि 10 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर फॉर लाइफ बना दें, उनको हम एक नेशनल गवर्नमेंट बनाने को कहें, उनसे कहें कि क्या कहें, इलेक्शन पे पैसा क्यों फेंकते हैं, वो एक नेशनल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दें। ये भी अलग डिबेट है इब्राहिम साहब, इस पर फिर किसी दिन चर्चा करेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, वक्त मुझे ज़्यादा याद नहीं दे रहा। जैन साहब, दुबे साहब, ख्वाजा साहब और इब्राहिम साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे सवाल पूछा था कि क्या प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पर ओवैसी की चिंता जायज़ है। इस पर 30% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया है, वहीं 70% लोग इसके पक्ष में नहीं दिखाई देते। अपने राजनेताओं की बात सुनी, हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, और अब छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय ब्लूम। हम सुरक्षित तब तक महसूस करते हैं जब कोई हमारी रक्षा करने की गारंटी देता है। नजरिया, टकराव, लगाव, खिंचाव, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण खास बात है वो है सुरक्षित रहने की। ठीक वैसे ही जैसे हम अपना कीमती सामान और दस्तावेज अपने पिताजी की अलमारी में रखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो चीज़ वहाँ सुरक्षित भी है और उसकी रक्षा एक भरोसेमंद इंसान के पास है। इसलिए भरोसे को हमेशा मजबूती से कायम रखना चाहिए कि सामने वाले को डाउट ही ना हो, क्योंकि बात भरोसे की है। डाउट्स क्लियर रखने चाहिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।